बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आर्मी एक्ट के साथ शहबाज शरीफ का रोमांस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अद्वियात बनाने वालों पर अब आर्मी एक्ट क्या लगेगा और इलेक्शन कमीशन की दो नंबरी पकड़ी गई है। ये दो नंबरी कैसे पकड़ी गई ये भी मैं आपको बताऊंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पीटीआई हुकूमत गिराने का असल जिम्मेदार कौन है, अहम शख्सियत ने राज खोल दिया और ये मामला 2019 और लंदन प्लान के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। असम्बली तहलील कब होंगी, बड़ी हुकूमती शख्सियत ने तफसील बता दी। और फिर फवाद चौधरी साहब अब किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर वो अपनी नई पार्टी या कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर पाकिस्तानी जर्नैलों की ऑस्ट्रेलिया जाने पर पाबंदी, हकीकत असल में क्या है। और पीडीएम पार्टियां गुत्थम गुत्था, मौलाना को हुकूमत का भूखा होने के ताने और परवेज इलाही की एक जज से अनोखी फरमाइश भी सामने आ गई है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि मुनस इलाही की चौधरी बरादरान को एक शटअप कॉल सामने आई है। मुनस इलाही की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना छोड़ने की जिद ने परवेज इलाही को भी दुहाई देने पर मजबूर कर दिया है, जो कि अब मुसलसल जेल में रहने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने पर तैयार हो गए हैं। बहुत देर से वो जेल में थे, मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स की गई और अब ऐसा लगता है कि वो पूरे के पूरे प्रोसेस से फ्रस्ट्रेट होकर ये बयानात जो हैं वो दे रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए, इससे पहले भी परवेज इलाही की मुलाकातें हो चुकी हैं चौधरी शुजात साहब से, और चौधरी परवेज इलाही से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की हालिया दिनों में तीसरी दफ़ा मुलाकात जो है वो हुई है, जिसमें अब तक चौधरी शुजात को ना कहने वाले परवेज इलाही ने आप पीटीआई ये कहकर छोड़ने पर आमादगी का इजहार कर दिया कि उनको मुनस इलाही ने कहाँ फंसा दिया। ये दावा किया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान चौधरी शुजात ने टेलीफोन पर मुनस इलाही से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की और बाद में मुनस इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही रहने के अपने फैसले से चौधरी बरादरान को बाकायदा आगाह कर दिया, यानी परवेज इलाही साहब को जो है वो आगाह कर दिया। और मुनस ने अपने वालिद और चौधरी शुजात को ये कहकर एक शटअप कॉल दे दी है कि वो हर हाल में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस शटअप कॉल के बाद अब परवेज इलाही जेल की सोबतें मजीद कितनी देर बर्दाश्त कर सकेंगे, ये एक बुनियादी और इंतहाई अहम सवाल है। आज लाहौर हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त जमानत की कार्रवाई के दौरान परवेज इलाही ने अदालत से ये कहकर भी तंज किया कि जिस तरह हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को जमानतें दी, उनको भी इसी तरह की जमानत जो है वो दी जाए। आप परवेज इलाही का अदालत पर ये तंज बता रहा है कि वो इस वक्त कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अपने बेटे के बरक्स वो जेल से निकलने के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी निकलने को तैयार हैं। परवेज इलाही की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फ्रस्ट्रेशन का ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इमरान खान की जनरल बाजवा पर तनकीद पर भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ गलत है और जनरल बाजवा ने ही उनको अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरने के बाद पीटीआई के साथ देने का कहा। और इसके साथ साथ परवेज इलाही के इमरान खान के इस साल जनवरी में पंजाब असम्बली तहलील करने के फैसले पर भी वाज़ेह तहफ़्फ़ुज़ात रहे। अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहने के हवाले से बेटा ही बाप पर हावी रहेगा या परवेज इलाही को मजबूरन जेल से बाहर आने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बाहर आना होगा। वो कौन सी ताकत है जो मुनस इलाही को अब तक इमरान खान के साथ जोड़े हुए है, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुनस इलाही अपना मुस्तकबिल देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ परवेज इलाही ये समझते हैं कि अब उनकी कितनी सियासत बाकी रह गई। आने वाले दिनों में बच्चों की सियासत है। मुनस अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखते हैं और वो मकाम जो मुनस इलाही को और परवेज इलाही को पीटीआई में मिल सकता है, शायद ये मकाम ना ही नून लीग में मिलेगा, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मिलेगा और अब काफ लीग में भी ये मकाम किसी सूरत नहीं मिलेगा। क्या नवाज शरीफ की तरह मुनस इलाही भी किसी बेहतर मौके की तलाश में हैं कि जब उनके लिए इंतखाबात से कबल मुल्क वापस आना आसान होगा? यकीनन जब मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, वो लोग जो इस वक्त परवेज इलाही और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमात खोल कर बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, यकीनन जब हवाएं ठंडी आएंगी,
इनकी गुफ्तगू और इनका एक जो प्लान, जो मास्टर प्लान है इंतखाबात के हवाले से, उसमें इनकी कोई स्पेस अगर बनेगी तो यकीनन ये पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और फिर चौधरी शुजात ने इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम वाज़े तौर पर परवेज़ इलाही को पहुंचा दिया है कि अब उनको इस पैगाम की बिलाखिर समझ भी आ गई है कि जनाब अगर आपने बाहर आना है तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहना होगा, और परवेज़ इलाही साहब को ये भी मानना होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी देखा कि चौधरी शुजात हुसैन का जो ग्रुप है वो हुकूमत के साथ जाकर बैठ गया और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर शायद उनकी काफ लीग में जगह ना हो, लेकिन उन्हें पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो एक मोहरे के तौर पर ज़रूर जो है वो शामिल करवाया जाएगा। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें कि परवेज़ इलाही का पीटीआई छोड़ जाना इमरान खान के लिए कोई बड़ा सियासी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि परवेज़ इलाही को इमरान खान की ज़्यादा ज़रूरत है। इमरान खान को बहुत सारे हैवी वेट्स छोड़कर चले गए। मुनाफिकीन की एक बड़ी लंबी लिस्ट है जो इमरान खान का दम भरते थे। इमरान खान की जब बात आती कि पहले हम गोली सर पर खाएंगे और फिर इमरान खान को कुछ होने देंगे, आज वो तमाम लोग कहाँ पर हैं। अली जैदी साहब, कोई उनका नाम किसी टॉक शो में भी नहीं लिया जाता। फवाद चौधरी का कोई नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उनका सियासी मुस्तकबिल कुछ नहीं है। असद उमर अपना वाज़े पैगाम नहीं दे सके, इसलिए उनका जिक्र होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी पार्टी को लीड करने की ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं, लेकिन एक कमेटी बनाकर इस ख्वाहिश को भी हमेशा के लिए दम जो उसका है वो निकाल लिया गया है कि किसी की ख्वाहिश है तो वो सिर्फ ख्वाहिश ही रहेगी। व्यूअर्स, आपको बताएं कि इन हालात के अंदर हमारे प्यारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्मी एक्ट के साथ ना ज़रा रोमांस कर रहे हैं। इनका इक़्तिदार सदा सलामत रहे, ये इनकी ख्वाहिश है, इसलिए आर्मी एक्ट के साथ रोमांस जो है वो किया जा रहा है। और फिर उन्होंने अपने खिताब में ये भी कहा कि मैंने मजाक में ये बात कही थी कि अद्वियात बनाने वालों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट जो है उसे इस्तेमाल किया जाए, और ये रोमांस की हद है जो उन्होंने पार कर ली। शहबाज शरीफ सब्ज़ इनकलाब का नारा भी लगा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 60 की दहाई में ज़रई शोबे में बेमिसाल तरक्की हुई थी। जाली अद्वियात किसान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। नवाज शरीफ दौर में जाली अद्वियात का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। जाली अद्वियात अगर सिविल कोर्ट्स के ज़रिए ख़त्म नहीं हो सकती तो आर्मी एक्ट लागू करना चाहिए ताकि किसान की मेहनत ज़ाया ना हो। सिपा सलार ने मुझे ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मशवरा दिया। ये बात तय है कि हमें मिलकर बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना होगा। मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दूसरा सब्ज़ इनकलाब आएगा। अब पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ लेने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम किस तरह तरले बिनतें करके कर्ज़ ले रहे हैं। एक टीम वर्क के नतीजे में IMF प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए खलीजी ममालिक इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। हालात बेहतर होंगे, सरमायाकार पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे। अगले 4 से 5 साल तक ज़राअत के मैदान में 30 से 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो सकती है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत 40 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। तमाम इदारे और अफवाज पाकिस्तान ज़रई इनकलाब में भरपूर किरदार अदा करेंगे। अच्छा, एक तासुर जो मुझे फ़ौरी तौर पर इनके इस बयान के बाद ये मिला कि शायद अब ये फैसला कर लिया गया है कि शहबाज शरीफ ही अगले वज़ीर आज़म होंगे, और जो प्लेज आज ये कर रहे हैं कल को इसे बाकायदा अमली जामा पहनाने के लिए इन्हें इक़्तिदार में लाने की भरपूर जो है वो कोशिश की जाएगी। और व्यूअर्स, ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो बातें की जा रही हैं इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान में, आप वन विंडो ऑपरेशन तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं कर सके। लोगों को सब्ज़ बाग और सब्ज़ इनकलाब के नाम पर आप जो बाग दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पिछले 75 सालों में 75 करोड़ दफ़ा जो है ये नारे लगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी इनकलाब नहीं आ सका। और हमारे नसीब में है कि हम कशकोल उठाएंगे और लोगों से भीख ही मांगेंगे, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो चाहे किसी और की। ये हमारे मुकद्दर में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। व्यूअर्स, आपको ये बताने चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना इस हुकूमत को गिराने के लिए मुख्तलिफ दावे सामने आते रहे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों ने हमेशा ये बात की। फिर जनरल बाजवा के बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो हैं वो सामने आए, लेकिन लंदन में हम हमेशा से कहते रहे कि जब जनरल बाजवा नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर आने की इजाज़त देते हैं ना, तो उसी दिन से ये साजिश का बाकायदा आगाज़ हो गया। पहले उन्होंने कहा होगा ना कि जनाब मैनू पहले इथों कड्डो
तो फिर असी वेखांगे कि असी की करना है। बाहर से बैठकर आसानी होगी, जेल में रहकर शायद मेरे लिए इतनी आसानी ना हो, और मैं इस जेल को ज़्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने का असल जिम्मेदार कौन था? एक इंतहाई अहम शख्सियत ने यह राज खोल दिया है। ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने वाले उनसे काफ़ी नाखुश थे। नाखुश इतने थे कि पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही में वो इनसे तंग आ गए और अप्रैल 2019 में उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी निजी हलकों में शुरू कर दी और इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू की जैसे इमरान खान भी उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। हमें यानी ऐसी गुफ्तगू, ऐसे अल्फाज जो टीवी पर या किसी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। गुफ्तगू इंतहाई गैर महज़ब थी और अखलाकियात के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा के साथ उनकी एक्सटेंशन के साथ ही उनके राब्ते शुरू हो चुके थे, यानी अप्रैल 2022 में जो भी कुछ हुआ वो जनरल बाजवा की मंशा के ऐन मुताबिक हुआ। और मज़ीद ख्वाजा आसिफ साहब ये भी कहते हैं कि मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पार्टी से इस पर बोलने की इजाज़त जो है वो लेना पड़ेगी। अब मसला यहाँ पर यह है कि जब आपको याद होगा ना कि जनरल बाजवा की जब एक्सटेंशन का मामला आया तो यकीनन कुछ अहद किए गए होंगे कि बदले में तुम हमें क्या दोगे, आपको जनाब एक्सटेंशन मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, एक्सटेंशन दे दी, सपोर्ट कर देंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? नवाज शरीफ साहब ने क्या मांगा होगा? मरीम नवाज मुल्क के अंदर दंदनाती फिरती थी, बेल के ऊपर जलसे करती फिरती थी, किसके कहने पर? और बहुत गम गुस्सा था इमरान खान को। मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक बात आपको बता दूं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब के इमरान खान का मुस्तबिल तारीख हो गया, पीटीआई का तारीख हो गया, इलेक्शन जो है ना जब तक इन्हें यकीन नहीं आएगा ना ये नहीं करवाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आईएमएफ ने जो गुफ्तगू हुई है और जो मुलाकात हुई इससे एक तासुर ये ज़रूर आया और कुछ लोग ये मानते हैं, आईएमएफ जिनके साथ मुसलसल राब्ते में और जिनका ये एरिया है पाकिस्तान की हुकूमत के अंदर, कि आईएमएफ ने ये पैगाम हुकूमत को दे दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए, वक्त पर होने चाहिए। और फिर जिस तरह उन्होंने डिवीज़न की है 3 हिस्सों में, यानी इस हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, फिर आने वाली हुकूमत, कन्फर्मेशन और बाकायदा गारंटीज़ ली गई हैं कि इंतखाबात में इमरान खान और पीटीआई होगी तो इंतखाबात होंगे और आप उन्हें माइनस नहीं कर सकते। ये चीज़ ही तय हो गई है। अच्छा, अब असम्बलियाँ कब तहलील होंगी? और ये एक बड़ी हुकूमती शख्सियत है जी, उसने ये कहा है, वो ये कहते हैं कि और ये 2 मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनकी तरफ से ये कहा गया है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज, बिलावल जरदारी की एक मीटिंग हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दुबई मुलाकात शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी। अदम एतमाद की कामयाबी के वक्त भी नून लीग का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में जाना चाहिए। नून लीग क्लियर है कि वक्त पर असम्बली तहलील और इलेक्शन होना चाहिए। पहले तो अकल के होश के नाखून लें और ज़रा सी अकल हो तो कौम के साथ कम से कम इतनी डिटाई के साथ झूठ मत बोलें, क्योंकि एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का भी आया, उसे भी नहीं माना गया। 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे पंजाब में, वो भी नहीं किए गए। तो आप फिर किस हैसियत में ये बातें करते हैं? लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत 13 की बजाय 11 अगस्त को ही असम्बली तहलील कर सकती है। मुद्दत पूरी होने से पहले असम्बली ख़त्म हो तो 90 दिन में इलेक्शन होने, यानी इन्हें मज़ीद जो है वो वक्त चाहिए और ये भी किसी की मर्ज़ी से होगा। फिर राना सनाउल्लाह ये भी कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। पार्टी ने नवाज शरीफ से दरख्वास्त की कि भाईजान तुसी आ जाओ और आकर टिकटां दी तकसीम जड़ी वो ताड़ी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, फिर निगरान सेटअप पर मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ना तो कोई सियासतदान होना चाहिए और ना ही सहाफ़ी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसी इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए जिसे मुल्क की माशी सूरत हाल का इदराक हो और वो काम कर सके। तमाम स्टेक होल्डर्स का इनपुट शामिल होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो एक दुबई की शख्सियत है, कारोबारी शख्सियत, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो आइंदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से 100% इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। हर दफ़ा उन्हें वहाँ से रिलीफ मिला, ऑडियो वीडियोज़ आ चुकी हैं, अब भी उन्हें रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं। बेंच बनता है, फ़ैसला पहले ही पता होता है। जिस तरह अता तारड़ को पता है कि इमरान खान को जो है अगस्त से पहले, यानी जो हुकूमत जब टूटेगी इससे पहले ही जो है उसे सज़ा सुना दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा नुक्ता होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से खेलेगी और उसे फिर शहबाज शरीफ को सल्यूट करने की आईनी तौर पर जो एक ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। और फिर कार्ड्स जो हैं
वो किसी की मर्ज़ी से खेले जाएंगे, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि अगस्त से पहले पहले, असम्बली तहलील करने से पहले पहले या असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले पहले इमरान खान को जो है वो किसी तरह सज़ा सुना दी जाए। इसलिए वो 7 रोज़ की ना वो बात बार बार कर रहे हैं कि जी 7 रोज़ में होगा, और 7 रोज़ का आपने देख लिया कि मेंटेनेबल करार दिया गया जो तोशाखाना का मामला था, और फिर उसके ऊपर 12 यानी कल से जो है बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। व्यूअर्स, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वैसे तो 2 नंबर ही हैं, लेकिन 2 नंबरी पकड़ी ये गई है कि इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर सियासी जमातों की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ना होना टाइपिंग की गलती करार दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फहरिस्त में पीटीआई का नाम ना होना टाइपिंग की गलती थी। सियासी जमातों की फहरिस्त अब ठीक कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 168 सियासी जमातों की फहरिस्त जारी की गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम मौजूद नहीं था। निशानदही के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों की फहरिस्त में दोबारा जो है वो शामिल किया गया है। अब ये गलती थी, इशारा था, दिल की ख्वाहिश थी, ये क्या था? ये खामोशी जो है वो आपके सामने है, और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये जो है वो काम किया है। व्यूअर्स, इलेक्शन पाकिस्तान तरक्की करेगा नहीं करेगा, इस्टेब्लिशमेंट, पीडीएम, ये इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर किरदार हैं। लेकिन कुछ किरदार ऐसे हैं जो सियासत में तो शायद पीछे रह गए अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद। अब वो एक नया कारोबार या क्या करेंगे? एक फवाद चौधरी के बारे में उनके करीबी हल्के बता रहे हैं कि वो आजकल खामोश हैं, वो हवा का रुख देख रहे हैं, और कब हवाओं की समत दुरुस्त होती है, कब हवाएं और अदाएं इन पर मेहरबान होती हैं, वो फ़िलहाल वो सोच रहे हैं कि अपने सहाफ़ती करियर को एक बार फिर से जो है वो चमकाएं, यानी टाकी शाकी मारकर जो वो तैयार हो जाएं, और इसके बाद देखेंगे कि उन्होंने किस तरफ जाना है। सहाफ़त में नाम कमाया जाए, क्योंकि उनकी बुनियादी वजह शोहरत सहाफ़त थी, और हो सकता है कि वह करीब एक नया डिजिटल सेटअप शुरू कर दें यूट्यूब पर या किसी और मीडियम पर, और ये भी मुमकिन है कि उनके साथ कोई उनका हम ख्याल ग्रुप भी शामिल हो जाए, जिस तरह बाकी लोगों ने एक पार्टी बना ली है। ये भी एक पार्टी बना सकते हैं, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोगों को अपने साथ मिला लें, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसे लोगों को अपने साथ मिला लें, तो ये भी बात जो की जा रही है। फिर आपको खबर ये दें कि 5 जर्नैलों की ऑस्ट्रेलिया में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। ये दावा किया गया एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से, और ये कहा गया कि जनाब ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने तस्दीक की ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पाकिस्तान के किसी फ़ौजी अफसर या एहलकार पर ऐसी कोई सफरी पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई। जिन ट्विटर सारिफ ने एक वीडियो भी शेयर की है, जिसमें वाज़ेह तौर पर ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया साबिक़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, हाजिर सर्विस चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और इंटेलिजेंस के जो सरबराह हैं ISI के एहलकारों समेत तकरीबन 50 एहलकारों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं देगा। पोस्ट में दावा किया गया कि ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले तमाम पाकिस्तानी जर्नैलों पर अपने मुल्क में पाबंदी लगा दी है। अच्छा, फिर एक और साहब हैं, उन्होंने कहा कि 5 जून को एक फेसबुक सारिफ ने यह भी पोस्ट में ऐसा दावा किया कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तानी जर्नैलों को अपने मुल्क में बैन कर दिया है। हकीकत आपके सामने आ गई है कि इस किस्म का कोई काम जो है वो नहीं किया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक अफवाह थी, और इसकी हकीकत से जो है वो दूर दूर तक जो है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। व्यूअर्स, आखिर में परवेज़ इलाही साहब पे थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्योंकि ये बात रह गई थी। उन्होंने एक अनोखी फरमाइश की है, और वो ये कहते हैं कि उन्हें जिस तरह इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिला है, वैसा ही रिलीफ़ जो है उन्हें भी मिल जाए, यानी उनकी ज़मानत जो है उसे मंजूर कर लिया जाए। दोनों केसेस ना उन पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए और 9 के वाक़यात उन पर थोपे जा रहे हैं, और फिर इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके ऊपर करप्शन और फिर जो दीगर मामलात हैं एंटी करप्शन के ज़िम्मे जो टास्क उन्हें दिया गया उसके तहत मुकदमात जो हैं वो बनाए गए हैं। दोनों केसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जज के सामने वो पेश हुए, उनसे पूछा गया कि क्या सहूलियात है। उन्होंने कहा जी कमरे में बाथरूम है, ना पंखा है, ना लाइट है, ना कुछ भी नहीं है। और फिर कहा कि आपको सहूलियात दी नहीं गई। उन्होंने कहा जी लाकर रखते हैं, तस्वीरें उतारते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं। तो ये
परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो फरमाइश है जज के सामने इन्होंने की कि जनाब जिस तरह शाह महमूद को ज़मानत मिल गई, परवेज़ इलाही साहब ये भी कहते हैं जिस तरह इमरान खान को मिल गई, तो जनाब मैनू क्यों ज़मानत जी है वो नहीं देंदे, लिहाजा मैनू भी जी ज़मानत जो है वो दी जाए। अच्छा, अब ये जो तस्वीर वाला मामला है और जिस तरह से वो जो बातें कर रहे हैं कि तस्वीर खींच कर ले जाते हैं, इसका ताल्लुक पहली वाली ख़बर के साथ है, मुलाकात के साथ है। जब तक अपने आप को तहरीक इंसाफ से अलग नहीं करेंगे, तस्वीर इसी तरह खींची जाएगी। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।